ये तस्वीरें हैं लखनऊ से, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। आज स्टार्टअप के लिए कई युवाओं को चेक वितरित किए जा रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं और इस मौके पर युवाओं को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बड़ी सौगात दे रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां पर चेक का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को लैपटॉप भी वितरित किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आज युवा दिवस है और आज यूपी में युवाओं को कई बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर एक एक कर वो स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, युवा पहुंच रहे हैं और सभी को सीएम योगी आदित्यनाथ चेक वितरित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां नए स्टार्टअप के लिए युवाओं को चेक का वितरण किया जा रहा है और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है वो भी उनको भेंट की जा रही है। तो ये देखिए, ये 50,000 रुपए का चेक जो कि एक युवती को मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो युवा स्टार्टअप करके अपना काम शुरू कर सके और ऐसे में आज का दिन युवाओं के लिए बेहद खास रहने वाला है, खास करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, क्योंकि कई बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को देंगे। लैपटॉप का वितरण होगा, इसके अलावा जो चेक है वो भी वितरित किया जा रहा है ताकि जो उत्तर प्रदेश के युवा है वो नया स्टार्टअप कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी युवाओं से तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री युवाओं को संबोधित भी करेंगे और अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें वो कहते हैं कृपया स्थान ग्रहण करें, वो भी सुनना काफ़ी अहम हो जाता है। इससे पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके भी श्रद्धांजलि दी और नमन किया था स्वामी विवेकानंद जी को और कहा कि उनके विचार आज भी हमारे जीवन में नई प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री जी आपकी अनुमति से तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपसे संवाद दोनों ही तस्वीरें लखनऊ से, सीधी तस्वीरें आप देखिए। कुछ युवाओं को मैं आमंत्रित करूंगा कि कृपया। और नितिका हमारे साथ में जुड़ गई हैं, संवाददाता नितिका। आज पूरा देश युवा दिवस मना रहा है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इस मौके पर आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को कई तोहफे मिलने वाले हैं। सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो कौन कौन सी बड़ी सौगात होगी जो कि आज उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगी? जी देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का मौका है और राष्ट्रीय युवा दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। ऐसे में युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान उनका बढ़े, इसके लिए प्रेरित भी किया जाता है। ऐसे में कई सारे कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के हैं। इसको लेकर आज जो कार्यक्रम हो रहा है AKTU यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इसमें स्वामी विवेकानंद जी काफी करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रेरणा संदेश दिया गया है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक ना रुको। इस अवसर पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? रजनीश जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव से और गोरखपुर के एक ग्रामीण अंचल के एक महाविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने आगे के भविष्य को संवारने के लिए अब प्रदेश की राजधानी के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के माध्यम से आप अपनी आगे की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। आज पूरा देश राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मना रहा है। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है, आप देखिए उस कालखंड को पहले उन्होंने 1863 में उनका जन्म होता है और 1902 में वे इस धराधाम पे नहीं रहे। केवल 39 इयर्स की आयु थी उनकी।
लेकिन इन 39 वर्षों में उन्होंने न केवल भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद ने जो एक प्रेरणा दी युवाओं को, उठो, जागो और अपने ध्येय की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करो। हम सभी युवाओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर राह एक मंजिल पे पहुंचता है, लेकिन मंजिल हमारी क्या है, लक्ष्य हमारा क्या है, यह पहले तय करना और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्ग को चुनना। और जब एक बार मार्ग चुन लिया तो बिना किसी की परवाह किए बगैर उस पे सरपट दौड़ पड़ो, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी, लक्ष्य पे अवश्य प्राप्त होगी। और स्वामी विवेकानंद का यही संदेश है। अक्सर होता क्या है हमारे जीवन में, हम लोग संकोच करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। हमें भय इस बात का होता है कि मैं गलती कर लूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। लेकिन याद रखना, बुद्ध ने भी एक बात कही थी, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी हम सबसे, कि सबसे पहले क्या, हम समस्या को समझें, पहले उसको स्वीकारें। समस्या है तो समस्या जब हम स्वीकार कर लिए तो अब हमने क्या करना है कि हमने पहले इसको स्वीकार किया कि ये समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी होगा, उसके समाधान के रास्तों को ढूंढना और फिर उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाना। ये मार्ग वही है जो चाहे वो महात्मा बुद्ध के मुंह से कहे गए हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से कोई कहे गए हो, और चाहे वह आप आज भी अपने कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में जब अपने प्रोफेसर के सामने कोई प्रश्न रखते होंगे तो सबसे पहले तो आपने समस्या को स्वीकारा, फिर समस्या के समाधान का एक रास्ता उनसे पूछा, और जब वह उसका समाधान का रास्ता बताते हैं तो आपके मन के अंदर जो एक दुविधा होती है उसका निवारण अपने आप ही उसके माध्यम से हो जाता है। यानी समाधान का रास्ता आपको निवारण तक स्वयं पहुंचा देता है। और स्वामी विवेकानंद ने हम सबके मन की इस दुविधा को दूर किया था कि वैश्विक मंच पर जाकर के हम लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय की एक महिला अधिवक्ता का एक वक्तव्य पढ़ा और बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, महिला है और मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम सबका धर्म सनातन धर्म है, लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते मेरा मजहब इस्लाम है। स्वामी विवेकानंद ने आदित्यनाथ लखनऊ से युवाओं को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को भी याद करते हुए कहा कि उनके जो विचार थे वो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं।
एक जीवन पद्धति है। और उस जीवन पद्धति कौन सी जीवन पद्धति जो व्यक्ति को, मानव मात्र को जीने की राह दिखाती है। और विश्व कल्याण का मार्ग वहीं से प्रशस्त होता है। और जब भी विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग का रास्ता निकलेगा, कोई बुद्ध भारत से ही फिर संदेश देने के लिए जाएगा, कोई स्वामी विवेकानंद भी भारत से जाएगा और इसे भारत के युवाओं को दिखाएगा। और मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद का एक जन्मदिन, एक जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र इसीलिए है कि दुनिया आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है, आप अपने आप को तैयार करो। मैं सुशील कोमल उमर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपनी बात रखें। कृपया माइक। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम कोमल है और मैं जनपद सिद्धार्थनगर की निवासी हूँ और वर्तमान में मैं एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की MBA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है और ऐसा यह भी देखा जा रहा है कि देश के अन्य प्रदेशों में भी इस व्यवस्था को अपनाने पर चर्चा हो रही है। माननीय, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि इस परिवर्तित कानून व्यवस्था के अंतर्गत नए उत्तर प्रदेश में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मुझे आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सिद्धार्थनगर जिले से हैं। उत्तर प्रदेश का आकांक्षात्मक जनपद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सन 2018-19 में देश के 112 ऐसे जनपद चिन्हित हुए थे जिन जनपदों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार या स्किल डेवलपमेंट आदि के क्षेत्र में विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गए थे। उनमें से 8 जिले यूपी के थे। 112 देश के थे, 8 जिले यूपी के थे। 8 में से एक सिद्धार्थनगर जिला है। लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद को हम इस बात के लिए भी गौरवान्वित होते हैं कि महात्मा बुद्ध का बचपन और उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह इसी सिद्धार्थनगर जनपद के अंदर। और सिद्धार्थनगर जनपद से यहां आकर के एक आकांक्षात्मक जनपद से AKTU में आकर के आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, MBA कर रही हैं। दूसरा, मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जब गांव कोई बेटी ये कहती है कि हम आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बढ़कर के नहीं होता, क्योंकि कानून व्यवस्था का मानक केवल डाटा से नहीं कह रहा। व्यक्ति को अंतःकरण से इस बात का महसूस होना चाहिए और खासतौर पर बेटी और बहनों को इस बात का महसूस होना चाहिए हम सुरक्षित हैं। तो कानून व्यवस्था ने तीसरा हमारे इन सभी युवाओं के लिए एक नया रास्ता खोला है। देखिए, 2017 के पहले मैं तो गोरखपुर से सांसद था। दिल्ली में मुझे अक्सर संसद सत्र या संसद की कमेटियों में भाग लेने के लिए जाना होता था। देश के अंदर भी अलग अलग प्रोग्राम में जाना होता था। जब मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का कोई युवा मिलता था और मैं उससे पूछता था कि भाई कहां के रहने वाले हैं, कहां के रहने वाले हो, तो पहले इधर उधर देखता था और फिर धीरे से कहता था कि साहब हम देवरिया के, आजमगढ़ का तो फिर कोई नाम ही नहीं लेता था। पर
डरते थे लोग अपना परिचय देने के लिए। अच्छा, मैं अक्सर इस बोलता था लोगों से, डर क्यों रहे हैं? तो बहुत सारे युवा हमें इस बात को कहते थे कि देखिए साहब, हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अगर हम परिचय दे देंगे उत्तर प्रदेश का तो हमें पहले ही इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। पहचान छुपाते थे और बहुत परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर भेज दिया था, हॉस्टल में रखते थे। युवा भी अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर था, या किसी भी तबके का कोई व्यक्ति यूपी से बाहर जाता था अपनी पहचान छुपाता था। आप देखिए, बेहतर कानून व्यवस्था ये केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नहीं, देश और दुनिया के लिए एक नजीर बनी। तो उसका परिणाम क्या है? गत वर्ष 31 करोड़ टूरिस्ट यूपी में आया है। अब 31 करोड़, ये 31 करोड़ सामान्य संख्या नहीं है। एक टूरिस्ट आता है, अगर वह यूपी के अंदर आकर के $100 भी खर्च कर रहा होगा, यानी हम मान लें कि 8,000 छोड़िए 5,000 रुपया खर्च कर रहा होगा, आप अनुमान करिए कितना पैसा यूपी के अंदर आ रहा है। तो कोई आएगा, टैक्सी तो यही कर लेगा, खाना भी यही खाएगा, होटल में यही रहेगा, कहीं अन्य सामान भी उसको लेने पड़ेंगे, कहीं टैक्सी है, कहीं रिक्शा है, कहीं पर मंदिर में गया तो वहां फूल पत्ती लेगा, प्रसाद लेगा, कुछ अन्य चीजें आएगा। 31 करोड़ लोगों को, 31 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालुओं का उत्तर प्रदेश में आगमन इस बात को बताता है कि इस पोटेंशियल को हम लोगों ने पहले छुपाया। वो अवसर हम गंवा चुके थे, लेकिन फिर से वह यूपी के अंदर आया। निवेश भारी पैमाने पर हर देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज के दिन पे यूपी में निवेश करना चाहता है। यूपी के हमारे नौजवानों को आज नौकरी के लिए आने वाले समय में यूपी के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यूपी के अंदर सुविधा उपलब्ध है। परसेप्शन, ओवरऑल परसेप्शन यूपी का बदला है और उसकी पहली शुरुआत होती है कानून व्यवस्था से। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल, इसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने एक नई राह दिखाई है। और आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी पहचान छुपाने के लिए नहीं, और देश और दुनिया में जहां कहीं जाएगा और कहेगा कि मैं यूपी से हूं, तो न चाहते हुए भी लोग उसको इंटरव्यू लेने के लिए जरूर बुलाएंगे। तो ये परसेप्शन बदलने में भी इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। यूपी का परसेप्शन देश और दुनिया में बदला है, यूपी को एक नई पहचान दिलाई है, यूपी के बारे में लोगों का नजरिया बदला है, और ये बेहतर कानून व्यवस्था से उसकी शुरुआत होती है। मैं इसी कड़ी में श्री अंकुर तिवारी से अनुरोध करता हूँ, कृपया अपनी बात रखें, कृपया माइक दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मैं अंकुर तिवारी, जनपद कानपुर के हाथ से युवा मंगल दल सदस्य। माननीय, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश के युवा मंगल दल के साथ आप सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, तो आज की इस पावन अवसर पर आप युवा मंगल के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंकुर जी, आपको और आपके प्रदेश के सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी एक सक्रिय भूमिका ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को फिर से जीवित किया है। और अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री जी नागपुर में इसको लॉन्च कर रहे हैं, देश भर के लिए यूपी के अंदर
एक नया प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिलने वाला है आज से। माई युवा भारत, माई भारत देश भर के सभी युवाओं को जोड़ने के लिए, और मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा यहां एकेबीयू के सभागार में और प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों से भी जुड़े हुए हमारे नौजवान हैं, उन सबसे इस बारे में कहूंगा वे माई युवा भारत के इस अभियान के साथ जुड़े। याद रखना, आपकी आकांक्षाओं को नया पंख लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व करेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। युवा मंगल दल की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक आपको याद होगा कि हर युवा मंगल दल और महिला मंगल दल को हमारा युवा कल्याण विभाग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा रहा है। दूसरा, गांव में अवेयरनेस में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। क्या करना, शासन की स्कीम तो आती है, ये जो हम लोग टैबलेट में स्मार्टफोन बांट रहे हैं ना छात्रों को, ये केवल बांटना नहीं है, एक खैरात नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामी थी, उस खामी को दूर करने का एक प्रयास है। खामी क्या था कि शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ होती थी, लेकिन जिस देश के लिए और जिस समाज के लिए इन युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग होना है, उसी से वे दूर हो जाते थे। शासन की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी हमारे युवाओं को नहीं होती थी। हमने इस पूरी टैबलेट स्मार्टफोन में एक व्यवस्था दी है, और व्यवस्था है कि केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई युवाओं से संबंधित स्कीम को इसमें हमने जोड़ने का प्रयास किया है। और जब आप इसको ऑन करेंगे तो उसके साथ ही आपको दिखाई देगा कि केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित कौन कौन सी स्कीम है जिसका लाभ हमारा युवा ले सकता है। जैसे पीएम स्टार्टअप की स्कीम है, पीएम स्टैंडअप की स्कीम है। अब इनमें से किसी युवा को अपना स्टार्टअप स्थापित करना है, उसके बाद पूंजी की कमी है, कौन सी ऐसी स्कीम हो सकती है जो उसमें सहायक हो सकती है? उसके लिए पीएम मुद्रा की योजना उसके लिए एक सहायक हो सकती है, उसके लिए सहयोगी बन सकती है, लेकिन उसको जानकारी नहीं। इसलिए इन सभी स्कीम को इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम, तो इसमें अवेयरनेस की आवश्यकता। और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद की गतिविधियों का हो, स्वच्छता के कार्यक्रम का हो, या ग्रामीण क्षेत्र में शासन की विभिन्न योजनाओं को पात्रता के अनुसार हर तबके के लोगों को प्राप्त हो सके, इसके बारे में अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकता है। और युवक मंगल दल ने इस दिशा में एक अच्छा प्रयास किया है। गांव के अंदर सौहार्द बनाने में, गांव के लोग मिल करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार बनाने में अपने एक सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे, इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन आप लोग कर सकते हैं। और इसी दिशा में युवा कल्याण विभाग ये प्रयास कर रहा है, स्पोर्ट्स किट, इसी के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, लेग पुलिंग नहीं, गलत और नकारात्मक प्रवृत्ति है। लेकिन जब हम खेलते हैं आपस में, स्पोर्ट्स के मैदान में दो टीमें आती हैं, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। जब हम गांव में कोई कंपटीशन विकास के लिए करते हैं तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। जब स्कूली छात्र अपनी क्लास में बैठ करके एक साथ पढ़ते हैं और उसके बाद जब उनको अंक दिए जाते हैं बिना किसी भेदभाव के, वह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुई। उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होकर के एक लंबे समय तक स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को हम इसी रूप में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में
अपना वक्तव्य रखने के लिए सुश्री लवली सक्सेना जी से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आप माइक उनको दे दें। धन्यवाद सर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मैं लवली सक्सेना, अध्यक्ष महिला मंगल दल जनपद शाहजहांपुर से। महोदय, हम सभी अखबारों में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी वजह से करोड़ों अरबों का औद्योगिक निवेश हुआ है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आ रही है, इस सफर में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? लवली जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि महिला मंगल दल से जुड़े होने के बावजूद भी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के बारे में भी आपकी बहुत अच्छी सोच है। जब कानून व्यवस्था का प्रश्न उठा था उत्तर प्रदेश के बारे में, तभी मैंने इस बारे में कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश के रिसेप्शन को बदला है। हर बहन बेटी को सुरक्षा का एहसास कराया है, हर व्यापारी को, हर टूरिस्ट को भी सुरक्षा का एहसास कराया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि अब उत्तर प्रदेश में हर निवेशक, हर व्यापारी, हर उद्यमी तो अपने को सुरक्षित महसूस कर ही रहा है, लेकिन दुनिया और देश का हर बड़ा निवेशक यूपी में आकर के निवेश करना चाहता है। हमने पॉलिसी बनाई, शासन का काम मेरा हमेशा से मानना रहा है, प्रधानमंत्री जी का मानना है, सरकार का काम एक रेगुलेशन तैयार करना है, रिफॉर्म करना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लोगों को फैसिलिटेट करना, एक गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। हम लोगों ने यही किया। 2017 की घटना है, जब सरकार बनी थी उसके 6 महीने के बाद मैंने अपनी टीम से कहा था उस समय कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारी बड़ी आबादी है यूपी की, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या प्रयास हो सकते हैं? मैंने कहा क्या ये हो सकता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट करें। इन्वेस्टर समिट की जब बात आई तो हमारे उस समय के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री, जो आज हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं, और उस समय के औद्योगिक और अवस्थापना विकास के जो आयुक्त थे, ये दोनों मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर समिट होगा, लेकिन मैंने कहा कितने का आप तैयार कर रहे हैं, कितने का निवेश करवाएंगे? तो इन्होंने कहा 20,000 करोड़। अबे हमने कहा उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को अभी आप पहचान नहीं पाए हैं क्या? ये 20,000 करोड़ किसी को फोन करेंगे, वो फोन करके उतना तो हम ऐसे मंगा लेंगे। हमारे साथ इसी बात को कहते थे तो कौन करेगा? मैंने कहा आप रोड शो करिए, प्रचार प्रसार करिए, पॉलिसीज का प्रचार प्रसार करिए। देखिए, हम लोगों ने जब इस पे काम प्रारंभ किया, इन्वेस्टर समिट फरवरी 18 में हमारा हुआ। उस समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। लेकिन जहां हम 20,000 करोड़ की बात करते थे, हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए 4,68,000 करोड़ के। हमने लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीनी धरातल पर कराया। लेकिन जब फरवरी 2023 में, याद करना, ठीक 5 साल के बाद हमने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो प्रस्ताव कितने के हमारे पास आए? 40 लाख करोड़ रुपए के। 40 लाख करोड़। तो 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव क्या बताते हैं? 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस बात को बताते हैं। और याद रखना, एक निवेश के प्रस्ताव केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, गाजियाबाद या मेरठ में नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में है, आपके शाहजहांपुर में भी है, वहां के भी प्रस्ताव है। यानी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में निवेश होने हैं। और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो नौकरी से आने वाली है, 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी नौकरी केवल इसी से मिल जाएगी। यानी आने वाला समय
न केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बल्कि देश और दुनिया के यूथ के लिए भी जॉब प्राप्त करने का सबसे अच्छा केंद्र कोई होगा तो उत्तर प्रदेश होगा। और ये देश यहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए हम लोग इसको इसी रूप में आगे कर रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था, सुरक्षा का माहौल, सरकार की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी और साथ साथ निवेश के जो प्रस्ताव आ रहे हैं, इसके लिए सरकार की समयबद्ध पॉलिसी तैयार होना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अधिक से अधिक रिफॉर्म करना, सरकार के स्तर पर अन्य तमाम प्रोग्राम इस प्रकार से करना कि जिसमें हम लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस लाल फीताशाही से उद्यमी और व्यापारी को या कॉमन मैन को मुक्त करना। एक फाइल जाती थी, घूमते 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 उसको वर्षों लग जाते थे। अब ऑनलाइन हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हमने दिया, निवेश मित्र पोर्टल। किसी ने हमारे साथ एमओयू किया है कि मैं इतने करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता हूं, एमओयू होने के साथ ही हमारा पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करने लग जाएगा। किसी ने निवेश कर लिया है तो इंसेंटिव के लिए उसे अब सरकार के या किसी मंत्री या किसी अधिकारी के घर का या ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वह अपने आप ही पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करेगा और समय से उसका पैसा उसके अकाउंट में भेज देगा। कितना इंसेंटिव आपका होगा या आपका इंसेंटिव सरकार की ओर से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इस ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता यही है जिसमें किसी व्यक्ति को परेशानी न हो और वह आसानी से अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। और भी बहुत सारे सेक्टर थे जिसमें रिफॉर्म किए गए और उस रिफॉर्म में उत्तर प्रदेश की बड़ी सफलता प्राप्त। खासतौर पर हम लोग जब आए थे 12वें 14वें स्थान पर यूपी था, आज नंबर 2 पर है। जब हम लोग आए थे तो यूपी की अर्थव्यवस्था देश के अंदर 6ठे स्थान पर है, लेकिन आज हम नंबर 2 पर है, यूपी नंबर 2 पर। ये सभी जो प्रयास हैं जो सरकार के स्तर पर और खासतौर पर डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है। और इसमें मेरा मानना है कि हमारे युवाओं की बड़ी भूमिका है। जिन युवाओं ने यूपी के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को लगाया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अगले प्रश्न अपनी बात रखने के लिए मैं श्री बुद्धप्रिय कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया माइक उनको पास कर। श्री बुद्धप्रिय कुशवाहा जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बुद्धप्रिय कुशवाहा, ग्राम पंचायत सिकंदरपुर कायस्थान विकासखंड मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर से यूपक मंगल अध्यक्ष। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा यह प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव एवं हार जीत के पल आते हैं, वह एक जीवन के अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को क्या प्रेरणा संदेश देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री? देखिए, निरंतर परिश्रम और निरंतर प्रयास। याद रखना, हार एक नई जीत की शुरुआत होती है। हार व्यक्ति की विफलता नहीं है, उसके लिए एक नई शुरुआत होती है। अक्सर हम मृत्यु को बुरा मानते हैं। हमारे यहां लोगों ने इसके बारे में अलग अलग भ्रांतियां पैदा की। मैं जिस परंपरा से आता हूं उसमें महायोगी गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। यानी वो कहते हैं हर व्यक्ति को मरने से डरो मत। उसके पीछे का एक ही कारण है, हर मौत एक नई जीवन की शुरुआत होती है और हर जीवन
काइंड एक मौत पे होती है। याद रखना, जीवन में भी सफलता असफलता दोनों की परवाह के बगैर सफल हुए तो उन कारणों को जान करके और अच्छे प्रयास करके उससे भी अच्छी सफलता के लिए हमें प्रयास करना है। असफल हुए तो उन कारणों की भी विवेचना करके फिर कहां पे हमने कमी कर दी इसको देख करके उससे अधिक मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार करना, ये हमें सफलता की नई राह दिखाएगा। और जीवन में कोई कार्य ऐसा नहीं जो न हो सकता हो, अवश्य हो सकता है, बशर्ते हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें और अवश्य सफलता प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद ने भी यही संदेश हमको दिया है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, और यही जीवन का मूल मंत्र है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित सभी युवाओं तथा ऑनलाइन के माध्यम से हजारों संख्या में युवा जुड़े हैं, तो उन सबको संबोधित कर आशीर्वाद देने के लिए अनुरोध करता हूँ। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, प्राविधिक शिक्षा के प्रमुख सचिव श्री एम देवराज जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव आईटी, महानिदेशक युवा कल्याण और एकेटीयू की हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के युवा साथियों, मंगल दल, युवक मंगल दल और अन्य विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर बहुत सारे कार्यक्रम युवा कल्याण विभाग और हमारे अन्य विभागों ने एक साथ आयोजित किए हैं, जिनमें राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड का वितरण हुआ है, एकेटीयू के छात्रों को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ हुआ है, स्टार्टअप और इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का भी वितरण हुआ है और देश के अंदर एक नया पोर्टल प्रारंभ हुआ है, माई भारत पोर्टल पर, इसका भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें मंगल दल के युवाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान में
भागीदारी, स्वच्छता का अभियान हो या गांव के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने में इनकी भूमिका, ये सभी कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हम स्वामी विवेकानंद की इस पावन जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, सबसे पहले हम इस बात को देखें, चिंतन करें कि स्वामी विवेकानंद का कालखंड कौन सा था। 1863 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और जुलाई 1902 तक उन्होंने इस धराधाम पर भौतिक रूप से उनकी उपस्थिति की, लेकिन अपने जीवन के इस कालखंड को वह कोटि कोटि युवाओं के लिए एक नए प्रेरणा के केंद्र बन गए। स्वामी विवेकानंद ने हमें संदेश क्या दिया? देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और देश की आजादी की उस लड़ाई के दौरान उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था और उन्होंने क्या कहा था? देश के उस समय के युवाओं का उन्होंने आह्वान किया था, देशवासियों का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था, देखिए, अगर भारत, देखिए, आजादी के 50 वर्ष पहले की घटना है जब स्वामी विवेकानंद देशवासियों का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत, पूरा भारत एकजुट होकर के केवल और केवल अपने देश की आजादी के बारे में चिंतन प्रारंभ कर दे तो अगले 50 वर्ष के अंदर भारत को स्वतंत्र होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और याद करिए, ठीक 50 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए पंचप्रण की बात की। प्रत्येक युवक से उन्होंने इस बात का आह्वान किया, पंचप्रण। ये पंचप्रण क्या है? आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना, जो स्थानीय है, लोकल है, लेकिन इसमें हमारे युवाओं की भूमिका हो सकती है। उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ करके हम उनके बेहतर भविष्य की दिशा में कार्य कर सकते हैं। हम उसे क्वालिटी के साथ जोड़ सकते हैं, हम उसे डिजाइनिंग के साथ जोड़ सकते हैं, हम उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने में योगदान दे सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ क्वालिटी भी दिखनी चाहिए, मार्केट की डिमांड के अनुसार डिजाइन भी होनी चाहिए, मार्केट की डिमांड के अनुसार उसमें पैकेजिंग भी होनी चाहिए। ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी तो हमारा लोकल प्रोडक्ट भी दुनिया के बाजार में छाता हुआ दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, कई गुना, उतनी ही समय में एक व्यक्ति कई गुना उत्पाद ला सकता है। और उत्पाद ला सकता है इसका मतलब अगर उतने ही समय में उतनी ही मटेरियल से कोई प्रोडक्ट तैयार होना है और पहले की तुलना में कई गुना उसकी संख्या बढ़ी है तो स्वाभाविक रूप से दाम कम होंगे और मार्केट में कंपटीशन के योग्य वह बनेगा। इस दिशा में युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। और उदाहरण है, जब 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, उस समय हम कहीं भी जाते थे, हर सड़क पे गंदगी दिखाई देती थी, प्लास्टिक का कचरा होता था, जगह जगह अव्यवस्था फैलती थी, बीमारियां अलग से थी।
हम लोगों ने प्लास्टिक को बैन किया, लेकिन प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी के बर्तन इतने बड़े पैमाने पर कहां से आएंगे? क्योंकि जब उस समय हम लोग एक कुमार से कहते थे कि भाई एक मैनुअल चाक से कितने बर्तन बना पाओगे, वो कहता था 50 से 60। कॉस्ट कितनी पड़ेगी? तो प्लास्टिक का जो कप पड़ता था वो 6 पैसे का पड़ता था, और उनका जो कप पड़ता था वह पड़ता था लगभग 1 रुपए से ज्यादा। तो 10 गुने का अंतर तो यही था। अब क्या किया जाए? कंपटीशन कैसे कराया जाए? तो कंपटीशन के लिए एक तरीका अपनाया गया कि अगर हम मैनुअल चाक की जगह इलेक्ट्रिक चाक या सोलर चाक दे दें तो इनकी संख्या बढ़ेगी। इसी मटेरियल में प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी और इनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा, और सस्ता करने के लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए। तो पहला हमने किया, तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक चाक में उतनी ही देर में, जिसमें 50 से 60 बर्तन बनते थे, उतने में ही 400 से लेकर 500 बर्तन बनने लग गए। देखिए, बढ़ाना उसकी संख्या। अब इसको और भी सस्ता करना कैसे होगा? तो उससे भी सस्ता करने के लिए क्या प्रयास हुआ? प्रयास हुआ कि हमारे तालाब सब अप्रैल से लेकर के जून तक खाली रहते हैं। हमें वहां लेबर लगानी पड़ती है, जल संरक्षण के लिए तालाबों को खाली कराना होता है। हमने कहा भी हम एक काम करते हैं कि कुमार लोगों को एक काम करते हैं, माटी कला बोर्ड बना करके उन्हें एक व्यवस्था दे देते हैं कि वे चाहें तो अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी लेकर के वे ले जा सकते हैं, फ्री में ले जा सकते हैं। हम उनको फ्री में तालाब देते हैं, उनको फ्री में मिट्टी मिल गई, हमें फ्री में तालाब खाली मिल गए, और हमने जल संरक्षण के लिए तालाब भी तैयार कर लिया। उनके लिए भी फ्री हो गया, राज्य सरकार के लिए भी फ्री हो गया, और पब्लिक के लिए सस्ते में मिट्टी के बर्तन मिल गए। आज मिट्टी का बर्तन प्लास्टिक के समकक्ष उसी दाम में मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं जिसमें थर्माकोल या फिर प्लास्टिक के गिलास मिलते हैं। हमें सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा, और ये चीजें अगर आप इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे इंस्टीट्यूशन थोड़ा भी अपने आप को तैयार कर लेंगे, एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उसमें इसके माध्यम से हो सकता है। दूसरा कार्य, जो दूसरा प्रधानमंत्री जी ने कहा, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। हमारे मन में आज भी एक इस बात का भूत सवार रहता है, साहब हम तो बहुत दीनहीन हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब पहले ही हमने शुरुआती यहीं से की है, आगे बढ़ेंगे कैसे? कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे मन में होना चाहिए कि जो हमारा वो सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है, इसको और भी अच्छा बनाएंगे। दुनिया हमसे सीखती है। हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है। हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। जब भाव हमारे मन में आएगा कि नहीं, हम गुलामी की मानसिकता में जी नहीं सकते, इसके अनुसार नहीं काम करेंगे, तो बहनों और भाइयों, कोई कारण नहीं हम आगे न बढ़ जाए। गुलामी की मानसिकता से अपने आप को दूर कर लेना, अपनी चीज को प्राथमिकता देना, अपनी विरासत को। तीसरा उन्होंने कहा, विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। याद करिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारकों को सुंदरीकरण करिए, उसको ठीक करिए, वहां पुष्पांजलि करिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करिए। सेना, अर्धसेना, सुरक्षा बलों के जवानों के प्रति सम्मान का भाव पैदा करिए। आजादी के अमर सेनानियों को सम्मान करिए, उनके बारे में लिखिए,
उन तथ्यों को निकालिए कि आजादी की लड़ाई में किसी गांव का, किसी कस्बे का, किसी शहर का क्या योगदान रहा है। इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हो, देश के अंदर कार्य हुआ। मैंने आपको भी यहां पे जो प्रश्न उससे पूछे गए थे उसमें से एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में 31.5 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आया। इस 31.5 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आने का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश में आया, इसने यहां तमाम रोजगार का सृजन भी किया, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम चीजों को बढ़ाया, लेकिन उसके अनुरूप हमने अपने धर्मस्थलों को, टूरिस्ट के जो स्पॉट थे उनको हमने उसके अनुरूप तैयार भी किया। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम, याद करिए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन दिसंबर 21 में किया, 19 में कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन याद करिए, इससे पहले काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का मंदिर जहां पे 50 श्रद्धालु एक साथ खड़े होने में परेशानी होती थी, संकरी गलियां थी। और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की विजन से आज वहां पर जो कार्य हुआ है, 50,000 श्रद्धालु एक साथ काशी विश्वनाथ धाम में एकत्र हो सकता है, आयोजन में भाग ले सकता है और सफलतापूर्वक दर्शन भी कर सकता है। जब किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं होगी तो उसका लाभ भी उसको प्राप्त होगा। काशी विश्वनाथ धाम काशी में है, उत्तराखंड में बद्री और केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का जो कार्य चल रहा है, उज्जैन में महाकाल के महालोक का कार्य हुआ है और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु राम का आगमन, रामलला के भव्य मंदिर का बनना, एक नई अयोध्या का दर्शन होना, त्रेता युग की स्मृतियों को फिर से ताजा करना, ये चीजें क्या दिखाती है? आप सोचिए, अयोध्या के अंदर कोई कल्पना कर सकता है, अयोध्या के अंदर कोई कल्पना कर सकता है कि वहां 4 लेन और 6 लेन की सड़कें होंगी? अयोध्या के अंदर कोई कल्पना करता है, कोई कल्पना कर सकता था कि अयोध्या के अंदर रेलवे की डबल लाइन जाएगी? कोई ये कल्पना कर सकता है कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा? लेकिन आज ये सपना भी साकार हुआ है और अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में, एक नई अयोध्या के रूप में प्रस्तुत हुई। और आने वाले समय में 22 जनवरी का कार्यक्रम संपन्न होने दीजिए, मैं कह सकता हूं कि दुनिया के टूरिस्ट मैप में अयोध्या दुनिया का सबसे विकसित और सबसे भव्य वहां श्रद्धा के साथ साथ टूरिस्ट का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा, एक नई अयोध्या का दर्शन दुनिया करेगी। अयोध्या की राह इस बात के लिए भी हम सबको आगाह करती है, एकजुट होकर के अगर हम सब एक स्वर से देश के हित में कार्य करते हैं तो कोई बाधा हमारे मार्ग में बाधा नहीं रह पाएगी, कोई बैरियर नहीं बन पाएगा। दुनिया की दबी कुचली सभ्यताओं के लिए भी एक नई राह है आगे बढ़ने के लिए। विरासत का सम्मान कैसे होना है, अयोध्या भी उसका एक प्रमाण है। चौथी जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही वह एकता और एकात्मता की बात कही। याद करना, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, ये पहचान का संकट किन कारणों से हुआ? क्योंकि ये जातिवाद के नाम पर परिवारवाद की राजनीति है। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा है। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले वे लोग हैं
जो जाति के नाम पे झुनझुना पकड़ाते तो थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो परिवार तक सीमित रह जाते थे, तब जाति का भी कल्याण नहीं कर पाते थे और अहित होता था उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं का। उत्तर प्रदेश देश के अंदर ही, अगर दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा भारत के अंदर है तो भारत में सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में है। 56% उत्तर प्रदेश की आबादी ऐसी है जो कामकाजी है। इस 56% आबादी का अहित करके अगर कोई ये मानता है कि हम उत्तर प्रदेश को विकास कर पाएंगे, कभी संभव नहीं हो सकता है। हमें इस 56% आबादी को, कामकाजी वर्गों को कार्य देना होगा और इनके हितों को हर हाल में संरक्षण करना होगा। और यह तब संभव हो पाया जब जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और किसी भी अन्य बात से उठ करके हम लोगों ने केवल एक बात पे कहा, जिसपे स्वामी विवेकानंद का भी जोर था कि अब भारतवासियों के लिए एक ही धर्म है और एक ही मिशन है, वह नेशन फर्स्ट का है। नेशन फर्स्ट हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। देश मेरा पहले है, हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। जब इस भाव के साथ हम काम करें, जिन्हें कहा था वह था हर भारतवासी के लिए नागरिक कर्तव्य के रूप में, एक छात्र छात्र के रूप में, एक शिक्षक शिक्षक के रूप में, एक नौकरशाह के रूप में, एक जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के रूप में, एक व्यापारी के रूप में, एक श्रमिक के रूप में, जीवन के जिस क्षेत्र में वो व्यक्ति काम कर रहा है उस क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। कोई दुनिया की ताकत भारत को 2047 में दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने से कोई रोक नहीं सकता। और स्वामी विवेकानंद का यही संदेश हम सबके लिए। उन्होंने जो बात कही है उस कालखंड में जब देश गुलाम था, दूर दूर तक याद करिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर के 6 वर्ष के बाद स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। और उस समय कितनी यातनाएं झेली जा रही थी, नए नए कानून बन रहे थे, जिन कानूनों को आज भारत सरकार संशोधन कर रही है, उन्हें समाप्त कर रही है, संशोधन कर रही है। भारतवासियों पर कितने अत्याचार किए गए, भारत में वोट डालो राज करो की नीति के तहत कैसे आपस में लड़ाया जा रहा था, इन सभी से मुक्त उस कालखंड में भी एक आशा की किरण लेकर के भारत के ऋषि किस ओज और तेज के साथ काम करते थे, स्वामी विवेकानंद उसके प्रतीक है। युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है AKTU के हमारे छात्र आज यहां पे अपने स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स के माध्यम से एक नए प्रतिमान स्थापित करने को अग्रसर हो रहे हैं। बड़ी संभावनाएं हैं आपके पास। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, कानपुर में HPTU है, प्रदेश के अंदर हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, राज्य के हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं। अनंत संभावनाएं भरी पड़ी है हमारे सामने, पूरा संसार हमारे सामने है। हम उस दिशा में आगे बढ़े, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सरकार के संसाधन आपके साथ खड़े होंगे। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश आज हाथ फैला करके कार्य करने वाला प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, युवाओं के सपनों को पंख लगाने के लिए और उन्हें नई उड़ान के लिए तैयार करने के लिए संसाधनों का अभाव नहीं है। संसाधन हमारे पास है तो हम हर मंगल दल और युवक मंगल दल को आज आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए
हर युवा का प्रयास होना चाहिए। और पहले देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, फिर परिवार के बारे में सोचें और अंत में अपने लिए सोचें। पहला अपना नहीं, पहले देश के बारे में। मेरे इस कार्य से मेरे देश पे क्या असर पड़ेगा, मेरे इस कार्य से मेरे समाज पे क्या असर पड़ेगा, मेरे इस कार्य से मेरे पारिवारिक छवि पे क्या असर पड़ेगा, और मेरे इस कार्य से अंत में मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। अगर ये लक्ष्य लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो युवा साथियों, आने वाला समय आपका है और आप नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। उस नेतृत्व की क्षमता के बल पर आप उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला सकते हैं। इसमें एकेटीयू के साथ साथ हमारे प्रदेश भर की युवा शक्ति तो है ही, साथ साथ यहां पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए हमारे स्वयंसेवक भी बड़े पैमाने पे इन्होंने काम किया है। स्पोर्ट्स किट इन्हें उपलब्ध कराई गई है, हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान भी बनाया जा रहा है। लेकिन गांव में आज से जो कार्य माय भारत पोर्टल के माध्यम से इनको कार्य करना है, स्वच्छता का एक विशेष अभियान 14 जनवरी से हम प्रारंभ कर रहे हैं। सड़कों पर अक्सर प्लास्टिक हम हटा देते हैं या कोई कचरा होता है हम हटा देते हैं, लेकिन फिर उसको पार्क में फेंक देते हैं। देखिए गांव में पहले कैसी व्यवस्था थी, और मैं एकेटीयू के छात्रों से भी कहूंगा, क्या हम सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का कोई एक मॉडल दूसरा देसी मॉडल दे सकते हैं? आप एक इंस्टीट्यूशन में हैं, प्रदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हैं, और मैं आज के आपके साथ साथ अन्य सभी विश्वविद्यालयों से भी कहूंगा, लोकल स्तर पर उस प्रकार की संभावनाएं पहले से थी। ऐसा तो है नहीं कि मानव जीवन पे आज से प्रारंभ हुआ। भारत में तो हजारों वर्षों से व्यवस्था चल रही है। पहले का देसी मॉडल क्या था? आप में से ज्यादातर लड़के ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। याद करिए, गांव में पहले हर गांव में अपना एक तालाब होता था, लेकिन गांव का तालाब ये गांव के लिक्विड वेस्ट का डंपिंग का सेंटर नहीं होता था। उसको गांव के लोग साफ सुथरा करके रखते थे। पानी भी वहां जो जाता था, बरसाती पानी भी जो जाता था, वो छन करके वहां जाता था और लोग उसका उपयोग करते थे। आज हमने क्या कर दिया, गांव में देखिए तमाम प्रकार की चर्म रोग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जल जनित बीमारियां हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गांव में ही उन्होंने बीमारी का एक नया अड्डा बना दिया है, गांव के तालाब। हम इसका एक मॉडल दे सकते हैं। गांव से दूर गांव के ड्रेनेज को हम बाहर ले जा सकते हैं और फिर उसमें एक मॉडल दे सकते हैं कि पानी जो गांव का आ रहा है, इसकी नियमित सफाई गांव पंचायत करे, और पंचायत करने के उसको एक छोटा सा मॉडल दिया जा सकता है। गांव में छोटे छोटे मॉडल खड़े हो सकते हैं, जिसको एक समाज सेवी, पंजाब के एक समाज सेवी सीचेवाल ने वहां पे लागू किया। क्या उस प्रकार का कोई मॉडल आप दे सकते हैं? एकेटीयू को, युवक मंगल दल को इस मॉडल को देखना चाहिए। हर ग्राम पंचायत में इसको लागू करना चाहिए कि नहीं, गांव का ड्रेनेज ये, और उस जल का उपयोग आप सिंचाई के लिए करिए। कहीं फिर उस जल को एकत्र करिए, उसको सिंचाई के लिए उसका उपयोग करिए, सिंचाई के लिए, सब्जी के लिए, खेती बाड़ी के लिए, बागवानी के लिए। दूसरा है सॉलिड वेस्ट का। याद करिए, हर गांव में खाद का गड्ढा होता था। खाद का गड्ढा काहे के लिए था? गांव के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक अच्छा उदाहरण था। और ठीक है, गांव के लोगों ने खाद का गड्ढा, तब लोग खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी के कार्य के साथ यूरिया और ये जितने भी अन्य केमिकल और फर्टिलाइजर थे, इसका उपयोग नहीं करते थे। लेकिन तब सॉलिड वेस्ट के लिए लोग इसका उपयोग करते थे। गांव के अंदर जितना कचरा हुआ, गांव का गलियों में गोबर पड़ा है, उस सबको निकाल के गांव के गड्ढे में डाल दिया। साल में वहां जो कंपोस्ट हुई, इस कंपोस्ट को फिर गांव के लोग ले जाते थे, अगली बार के लिए गड्ढा तैयार हो जाता था। और गांव के खाद के गड्ढे की नौयत भी नहीं बदलती थी, कोई इस पे कब्जा भी नहीं कर सकता था। ये भी व्यवस्था थी।
क्या सॉलिड वेस्ट की एक नई व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कोई देसी मॉडल दे सकते हैं जो एक बार खर्च हो लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी उसमें हो, एक लंबे समय तक लोग उसका उपयोग कर सके, उसको एक मॉडल के रूप में एडॉप्ट कर सके। और मुझे लगता है कि ये हमारे तकनीकी संस्थानों के साथ साथ अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए संस्थानों के बच्चों को भी, वहां के छात्र छात्राओं को भी, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। स्वच्छता के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। स्वच्छता हमारे जीवन में रहेगी तो बीमारी से मुक्त रहेंगे। स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क भी होगा। याद रखना, भारतीय ऋषि ने इसी बात को कहा था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जितने भी धर्म के साधन हैं ये स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। अस्वस्थ शरीर इनको नहीं कर सकता है और हमें इसे प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। आज यहां पर जिन छात्र छात्राओं को स्वामी विवेकानंद स्कीम के अंतर्गत एक टैबलेट उपलब्ध हुए हैं, जेकेटीयू के एमबीए विभाग से जुड़े हुए सेकेंड ईयर के छात्रों को प्राप्त हुए हैं, हमने स्कीम निकाली है। 2 करोड़ युवाओं को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पे इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। शासन की स्कीम उसमें जरूर देखिए। हमने केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को उसके साथ जोड़ा है, आप उसको जरूर देखना। आपका बड़ा उससे पता लगेगा क्या 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 चीजें शासन के द्वारा संचालित हो, सरकार की पॉलिसीज के बारे में जानकारी मिलेगी, शासन की बहुत सारी योजनाओं की जानकारी उसके माध्यम से मिलेगी। दूसरा, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के लिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ अवार्ड यहाँ पे उपलब्ध करवाए गए। स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का भी यहाँ पे दिया गया। हमारा औद्योगिक विकास विभाग इस दिशा में योगदान दे रहा है, इस पे कार्य कर रहा है और माई भारत पोर्टल को स्वच्छता अभियान के साथ साथ जोड़ने के साथ ही मंगल दल के युवाओं को इसमें सहभागिता और उनके इवेंट लॉन्चिंग के कार्यक्रम को भी आज यहाँ संपन्न किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी कार्यक्रमों में आप सभी इसके साथ जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। आज जब यहां पर हम सभी लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में यहां पर उपस्थित हुए, एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर एक बार फिर से मैं स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को, पावन स्मृतियों को नमन करता हूं। आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति और आगामी जो पर्व और त्योहार हैं इन सब की भी बधाई देते हुए आप सब एक सकारात्मक भाव के साथ नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।